बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के सामने आने वाली नई परेशानी की, विदेशी निवेशकों के डगमगाते विश्वास की, जानेंगे कि मझधार में क्यों फंसे हैं मांझी और प्रियंका गांधी की यूपी के लिए क्या है योजना, और आखिर में बात जनता के पैसों पर मोदी सरकार की नजर की। लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आईपीएल का शेड्यूल जारी। 9 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा पहला मुकाबला। इस बार रविवार की बजाय मंगलवार को खेला जाएगा फाइनल। खाली पदों को भरने की तैयारी में रेलवे। 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर को होगी परीक्षा। जल्द जारी होगा परीक्षा का शेड्यूल। एसीएमए कार्यक्रम में बोले पीयूष गोयल, ऑटोमोबाइल सेक्टर लहराएगा परचम। ऑटोमोबाइल्स उद्योग अब भविष्य के लिए है तैयार। पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन बनी विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र दल की सदस्य। संगठन ने विश्व के 11 और लोगों को भी दी है जगह। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने में सरकार पूरी तरह से फेल दिखाई दे रही है। पूर्णबंदी हो या देश की अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने की घोषणा हो, सरकार का हर निर्णय देश की आर्थिक सेहत को बिगाड़ने वाला ही साबित हुआ, जिससे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली अर्थव्यवस्था बन चुकी है। और इसका नुकसान देशवासियों को ही उठाना पड़ा है। लेकिन अब एक रिपोर्ट ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं, और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, स्वागत आपका करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल पहले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था। हर साल लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ रहे थे, यानी खुशहाल जीवन जी रहे थे। 2016 में देश की जीडीपी 8% के पार पहुंच चुकी थी। लेकिन इसके बाद मोदी सरकार की नीतियों के कारण इसमें लगातार गिरावट आती चली गई, और इस साल स्वास्थ्य मुसीबत ने तो जीडीपी का दम ही निकाल दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था किसी और देश के मुकाबले तेजी से सिकुड़ी है, जिससे लाखों करोड़ों भारतीयों के सपने बिखर गए। देश के आर्थिक हालात ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 2 करोड़ लोग फिर से गरीबी की ओर जा रहे हैं। रिपोर्ट में ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस नुकसान के पीछे मोदी सरकार की नीतियों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। खासतौर पर जिस तरह सरकार ने बिना तैयारी के पूर्णबंदी लगाई थी। रिपोर्ट में सूरत की टेक्सटाइल मिलों की स्थिति को बताते हुए कहा गया है, यहाँ की टेक्सटाइल मिलों में हजारों लोग काम करते थे, लेकिन तालाबंदी ने सब कुछ बंद कर दिया। अनलॉक के बाद कुछ काम तो शुरू हुआ है, लेकिन उत्पादन पहले के मुकाबले सिर्फ 10% ही हो रहा है। यहाँ हजारों परिवारों के लटके हुए चेहरों में भारत की दशा दिखेगी, जो पहले साड़ियों को फिनिशिंग टच देते थे, मगर अब सब्जियां और दूध बेचने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त पूर्णबंदी लागू की, लेकिन उसमें तमाम खामियां थी, जिससे स्वास्थ्य मुसीबत तो नहीं रुकी, उल्टा देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान जरूर हो गया। और अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का रुतबा भी गंवा सकता है। राजीव जी, सरकार की ओर से दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता कि दावे पूरे हुए भी या नहीं। देश की जीडीपी का हाल सभी देख रहे हैं। ऐसे में 2 करोड़ लोगों के फिर गरीब हो जाने को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, ये चौंकाने वाली जरूर है। लेकिन सरकार की नीतियों को देखकर इस तरह की स्थिति बन सकती है, ये आशंका जरूर कई विशेषज्ञ पहले ही जता चुके थे। लेकिन सरकार अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका कोई भी फैसला गलत था। ऐसे में अब देश के सामने रास्ता क्या है? जी आदित्य, देश के आर्थिक हालात को लेकर इस वक्त जो निराशा का माहौल है, वो कल बेरोजगार युवाओं के थाली पीटने से जाहिर हो गया है। और ऐसा लग रहा है कि इस सरकार ने इस लाचारी पर दुखी होने के अलावा जनता के सामने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। लोग काम करने और मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अवसर तो मिले और सम्मानजनक वेतन तो दिया जाए। अभी तो आलम यह है आदित्य कि चंद उद्योगपति अरबों के निवेश से अपनी संपत्ति में इजाफा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों जनता जो है वो एक नौकरी के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए फिक्रमंद हो रही है। सरकार अब भी केवल जुमलेबाजी में लगी हुई है। मोदी जी के पिछले मन की बात सुनकर यह अनुमान जनता को लग गया है कि इस सरकार की प्राथमिकता उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करना नहीं, बल्कि अपने मन की बात करना है। लेकिन जनता भी केवल सांकेतिक विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शन से अपनी नाराजगी जतला सकती है आदित्य, उससे ज्यादा इस माहौल में वो कर भी क्या सकती है। हम बड़ी शान से खुद को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिनते थे, लेकिन जीडीपी के आंकड़ों ने इस झूठी शान की और सरकार के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसीलिए अब जो करना है सरकार को ही करना होगा। उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के या मनमुटाव के देश के बड़े अर्थशास्त्रियों से सलाह लेनी चाहिए और इस वक्त जो कदम अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सबसे सही बताए जाएं उसे उठाना चाहिए। जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लेने में कोई शर्म की बात नहीं है आदित्य, खासकर तब जबकि सवाल आपके देश का और करोड़ों लोगों के भविष्य का हो। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और जिस दिन से सरकार की ओर से इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके बाद से तो विदेशी निवेशकों का भारत से भरोसा हिल गया है और वो लगातार अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं। तो क्यों भारतीय बाजार से उठ रहा है विदेशी निवेशकों का भरोसा, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच भी अगस्त महीने में निवेशकों का भरोसा देश पर बना हुआ था, जिस कारण शेयर बाजार लगातार मजबूत होता दिख रहा था। लेकिन जैसे ही 2020 से 21 की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सरकार ने जारी किए, ये भरोसा पूरी तरह से हिल गया। जीडीपी में 23.9% की गिरावट उम्मीद से भी अधिक बताई जा रही है। यहाँ तक कि G20 देशों में भी ये सबसे ज्यादा रही है। इस बीच LIC पर बिगड़ते हालात ने भी लोगों को चिंता में डाल दिया है और इसी डर के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPI ने इस महीने के पहले 4 सत्रों में यानी 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच भारतीय पूंजी बाजारों से 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 से 4 सितंबर के दौरान FPI ने शेयरों से 675 करोड़ रुपए निकाले। ऋण या बॉन्ड बाजार से 225 करोड़ रुपए की निकासी की गई। इससे पहले 3 महीने तक FPI लगातार बाजार में निवेश कर रहे थे। अगस्त में भारतीय पूंजी बाजारों में 46,532 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ। जुलाई में FPI का आंकड़ा 3,301 करोड़ रुपए और जून में 24,053 करोड़ रुपए था। यानी जब तक जीडीपी को लेकर सरकार लोगों को सपने दिखाती रही, विदेशी निवेशक बाजार में टिके रहे। लेकिन जैसे ही मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर सामने आई, विदेशी निवेशकों ने बाजार से दूरी बनाना शुरू कर दिया और आने वाले कुछ ही दिनों में यही तस्वीर दिखने वाली है और विदेशी निवेशक और भी पैसा भारतीय बाजार से निकाल सकते हैं। इधर विदेशी निवेशकों का भरोसा भारत से उठ रहा है, वहीं दूसरी ओर बिहार में एनडीए के अंदर हर दल दूसरी पार्टी पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। चिराग को नीतीश पर भरोसा नहीं है तो मांझी को चिराग पर। मांझी अभी कुछ दिन पहले ही एनडीए में आए हैं, लेकिन यहां भी वो मझधार में दिख रहे हैं। दरअसल एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खलबली मची हुई है, इसीलिए नीतीश जीतन राम मांझी के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मांझी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बिहार की राजनीति में दल बदल के लिए मशहूर जीतन राम मांझी ने एक बार फिर पाला बदल लिया है। वो महागठबंधन का साथ छोड़ एनडीए का दामन थाम चुके हैं, लेकिन यहाँ भी उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। सीएम नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात तो हो रही है, लेकिन सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। सीटों को लेकर ही मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। वो करीब 1.5 घंटे तक सीएम आवास पर डटे रहे। दोनों नेताओं में विधानसभा चुनाव में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान सीटों पर भी बातें हुई। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हम के नेता 7 से 8 सीटों पर अपनी मजबूत दावेदारी मान रहे हैं। हम के नेताओं की माने तो उनकी संभावित 7 सीटें हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है कि मांझी को कितनी सीटें दी जाएंगी। सीट शेयरिंग मसले पर एनडीए के सहयोगी दलों के साथ 29 सितंबर से बातचीत होगी। इस मीटिंग में ही सीटों को लेकर फैसला लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही एलजेपी लगातार गठबंधन को आंख दिखा रही है। मांझी के एनडीए में आने से एलजेपी की नाराजगी और बढ़ गई है और अब पार्टी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। इसके लिए 7 सितंबर को दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलजेपी इस बात से नाराज है कि मांझी को एनडीए में शामिल करने से पहले उचित फ्रंट पर बात क्यों नहीं की गई। यहाँ तक कि चिराग पासवान तो कई मौकों पर कह चुके हैं कि नए साथियों को जोड़कर एनडीए पुराने साथियों को धोखा दे रही है। चिराग की इस बगावत के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू पासवान को अपने पास रखने के लिए मांझी को मना सकती है। एनडीए में हम को कम सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मांझी को महागठबंधन छोड़ने का फायदा नहीं मिलेगा, यानी यहाँ भी वो मझधार में ही फंसे रहेंगे। बिहार में मांझी को लेकर नीतीश परेशान है। महागठबंधन छोड़ने के बाद मांझी मझधार में हैं तो विरोधी उन्हें घेरने में जुटे हैं। बिहार में एनडीए मुश्किल में दिख रहा है तो केंद्र सरकार की परेशानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बढ़ा रखी है। वो हर एक मुद्दे पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर वीडियो जारी कर उन्होंने गिरती जीडीपी का जीएसटी से ऐसा कनेक्शन निकाला है जिससे मोदी सरकार की पोल खुल गई है। मोदी सरकार विकास का ढोल तो पीटती है, लेकिन धरातल पर विकास कहीं नजर नहीं आता। एक तरफ जीडीपी गिरती जा
जा रही है, वहीं महंगाई भी बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले को सरकार अब तक रोक नहीं पाई। उसे पता ही नहीं है कि असल में वजह क्या है। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर सरकार को जीडीपी गिरने के कारणों से रूबरू करवाया है। उन्होंने उनकी विफलताओं के बारे में बताया है। राहुल ने गिरती जीडीपी का सीधा कनेक्शन जीएसटी से निकाला है। उन्होंने कहा है कि जीएसटी यूपीए सरकार का आइडिया था, एक टैक्स, सरल और साधारण टैक्स, लेकिन एनडीए ने इसे जटिल बनाकर रख दिया। एनडीए सरकार द्वारा लागू जीएसटी में 4 अलग-अलग टैक्स हैं। 28% तक टैक्स और बड़ा जटिल है, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स है। जो छोटे और मंझोले व्यापार वाले हैं वो इस टैक्स को भर नहीं सकते, जबकि बड़ी कंपनियां बड़ी आसानी से भर सकती हैं। वो 5-10 अकाउंटेंट लगा सकती हैं। कांग्रेस सांसद ने मोदी सरकार से सवालिया लहजे में कहा कि देश में ये 4 अलग-अलग टैक्स रेट आखिर क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी जीएसटी तक पहुंच हो वो इतनी आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच न हो वो जीएसटी के बारे में कुछ न कर पाए। हिंदुस्तान के 15 से 20 उद्योगपतियों की पहुंच है, तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रिजीम से आसानी से बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी को फिर से गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा कि ये जीएसटी पूरी तरह से विफल है। ये गरीबों पर और छोटे और मझले व्यवसायों पर हमला है। जीएसटी एक कर प्रणाली नहीं, ये भारत के गरीबों पर आक्रमण है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें इस आक्रमण को पहचानना होगा और मिलकर इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। राहुल गांधी का ये वीडियो वार काफी वक्त से जारी है। जहां आज तक उन्होंने जीएसटी का कनेक्शन जीडीपी से जोड़ा है, तो वहीं इसके पहले नोटबंदी को लेकर सरकार की पोल खोली थी। कांग्रेस सांसद का ये वीडियो जारी करने का सिलसिला लगातार बीजेपी को परेशान कर रहा है। एक तरफ राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को फिर से मजबूती से खड़ी करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका का मिशन उत्तर प्रदेश न सिर्फ कांग्रेस को मजबूत बना रहा है बल्कि बीजेपी को भी बेचैन कर रहा है। तो क्या है कांग्रेस महासचिव का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत की नब्ज को पकड़ नहीं पा रही है। यही वजह है कि पार्टी 30 सालों से सत्ता से दूर है। अब तो आलम यह है कि न लोकसभा में जीत मिल रही है और न ही विधानसभा में। पार्टी लगातार कोशिश तो कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए कांग्रेस ने देश के सबसे बड़े सूबे में जीत का परचम लहराने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया है, और वो भी बखूबी इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं। प्रियंका उस रणनीति पर काम कर रही हैं जो कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाएगी और योगी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। कांग्रेस महासचिव ने योगी सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी बीजेपी की कमजोर नब्ज को पकड़ेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बीजेपी की नाकामियों को अपना हथियार बनाएगी और उस पर काम करेगी। बताया जा रहा है कि सोनभद्र और उन्नाव मामले में कांग्रेस ने जिस तरह से शुरुआत की थी, अब पार्टी उसी तरह से आगे बढ़ना चाहती है। पिछले दिनों कांग्रेस की इस कोशिश का सकारात्मक रुझान भी दिखाई दिया था। इसी प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस सालाना इम्तिहान, प्रवेश परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं, बेरोजगारी और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि प्रियंका गांधी खुद ट्वीट के जरिए बीजेपी को लगातार घेर रही हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर छात्रों के मुद्दे पर योगी सरकार की जमकर किरकिरी की है। किसानों का मुद्दा उठाने में भी कांग्रेस महासचिव हमेशा आगे रहती हैं और अपने इसी आक्रामक रुख से वो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका के प्लान से कांग्रेस 30 साल बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी या नहीं। प्रियंका के प्लान से कांग्रेस को क्या फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिल्ली के लोगों को कल से फायदा जरूर मिलने वाला है। जी हां, दिल्ली में कल से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। तो इस बार दिल्ली मेट्रो की सेवाओं में क्या बदलाव आने वाले हैं, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। महामारी की वजह से लगभग 5 महीने बंद रहने के बाद कल से दिल्ली में मेट्रो सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन इस बार मेट्रो की यात्राओं में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। मेट्रो स्टेशनों को 12 सितंबर तक 3 चरणों में शुरू किया जाएगा और कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या है मेट्रो के नए नियम। स्टेशनों पर ऑटोमेटिक थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। सैनिटाइजर डिस्पेंसर से आप खुद को सैनिटाइज करेंगे। फुट पेडल संचालित लिफ्टों का इंतजाम किया गया है। सुबह 7 से 11 और शाम 4 बजे से 8 बजे तक मेट्रो संचालित होंगी। केवल स्मार्ट कार्ड धारकों को यात्रा की अनुमति होगी, टोकन नहीं दिया जाएगा। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के सभी गेट नहीं खोले जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एंट्री और एग्जिट अलग अलग गेट से होगी। मेट्रो कैंपस और ट्रेन के भीतर मास्क पहनना अनिवार्य है। ट्रेनों के ठहराव की अवधि अब अधिक होगी, 10 से 15 सेकंड से बढ़ाकर 20 से 25 सेकंड कर दी जाएगी।
लिफ्ट में एक बार में अधिकतम 3 यात्रियों को जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा लोगों को मॉनिटर करने के लिए गार्ड भी तैनात किए जाएंगे। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब दिल्ली मेट्रो की यात्रा पहले जैसी आसान नहीं रही, लेकिन इसे सुरक्षित बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनता के पैसों पर मोदी सरकार की नजर की। अब बड़े के साथ साथ छोटे और मंझोले ट्रांजैक्शन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है, इसीलिए उसका भी हिसाब किताब रखना जरूरी है। इस एक्शन से साफ है कि सरकार की नजर आपके खर्च पर है। आप क्या खर्च करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी क्या वजह है, इन सवालों का जवाब आपको आयकर विभाग को देना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे और मझोले ट्रांजैक्शन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र है। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केवल हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपए का खर्च, 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद और बैंक में 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट को देखता था, लेकिन अब रोज़मर्रा के खर्चों पर भी विभाग देख रहा है। इन खर्चों पर IT डिपार्टमेंट की नज़र। सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर एजुकेशन फीस का भुगतान करने पर IT विभाग पूछताछ कर सकता है। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान, सालाना 20,000 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, होटल में 20,000 से ऊपर का खर्च, व्हाइट गुड्स की खरीद यानी टीवी, फ्रिज, फोन पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 20,000 रुपए से ज़्यादा, सालाना 50,000 रुपए से ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान, बैंक में लॉकर्स पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी। इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट है। कहने का मतलब है कि टैक्स पेयर्स को सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर उनका खर्चा उनकी आमदनी से मेल नहीं कर रहा है या आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपने अपनी बचत में से इस्तेमाल किया है, तो आपको इसका जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए खर्चे का हिसाब ज़रूर रखें, क्योंकि मोदी सरकार आप पर नज़र रखे हुए है। कहा जा रहा है कि आर्थिक मंदी के दौर की वजह से सरकार जनता के खर्चे पर लगाम लगाना चाहती है। इसके बाद सवाल उठता है कि क्या सरकार जनता को ही रोकती रहेगी या खुद कुछ कदम नहीं उठाएगी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।